नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम लोग एक शानदार वीडियो पे बात करेंगे और आज का जो शानदार वीडियो होगा हमारा वो होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये पॉलिटी का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर देखे जाते हैं और ये सभी अनुच्छेद में से कोई एक दो अनुच्छेद आपके नजरों के सामने से बराबर गुजरते हैं एग्जाम में। इसीलिए मैंने सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अनुच्छेद पर, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद कह सकते हैं हम कि 1 से लेकर 395 तक है और अगर क ख जोड़ दिया जाए तो 440 भी हो जाते हैं। लेकिन सभी को पढ़ना तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को लिखा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखे जाएंगे। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं एकदम सामने आने वाली है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लाया और उसके बाद मैंने बारी बारी से भी आपको अनुच्छेद हम कवर करवा देंगे। लेकिन अभी एग्जाम को देखते हुए ये सारे अनुच्छेद को आपको याद करना है और इसी वीडियो में याद करना है। और ये सभी अनुच्छेद एकदम बेसिक अनुच्छेद है, मतलब ये सबको याद होना चाहिए और इस वीडियो में ही हम इसको याद करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मैंने अनुच्छेद का ये तो वीडियो बनेगा, अनुच्छेद का बनेगा, और इसके पहले मैंने अनुसूची पे भी वीडियो बना दिया है, भाग पे भी वीडियो बना दिया है। वो भी वीडियो आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उसमें ये कमेंट आया था कि अनुच्छेद पे भी वीडियो बनाइए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके बाद हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और अंत में आपको हम सभी वीडियोज़ के लिंक भी दे दूंगा। भाग पे जो बनाया है वीडियो, अनुसूची पे जो वीडियो बना, उस सबका लिंक हम अंतिम में दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख के कवर कर। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख रहे हो कि भाग लिखे हुए हैं, तो आप सोच रहे हो कि अनुच्छेद पढ़ाइएगा और भाग लिखे हुए हैं। तो भाग इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि भाग और अनुच्छेद का एक संबंध है। आपको बताए थे पिछले वीडियो में हम कि भाग को आप बैग मानिए, मतलब थैला, बैग मानिए, और अनुच्छेद को आप वस्तु मानिए, किसी भी तरह का। तो वस्तु की संख्या कितनी हो गई? 1 से लेकर 395 तक। भाग की संख्या 1 से लेकर 22 तक। तो कुछ भाग में से कुछ वस्तुओं को उठा के रखा गया है, ठीक है। जैसे देखेंगे आप भाग 1 में 4 तरह के वस्तु को रखा गया, मतलब कि 4 अनुच्छेद को रखा गया। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को रख दिया गया और फिर 5 से लेकर 11 तक को 2 भाग दूसरे भाग में रखा गया। 12 से लेकर 35 तक को तीसरे भाग में रखा गया। तो भाग कम है और अनुच्छेद ज्यादा है, तो उसको बांट दिया गया भाग में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इंपॉर्टेंट पे बात करने वाले हैं, तो वो होगा भाग 1 का जो अनुच्छेद है, संघ एवं क्षेत्र। तो भाग 1 में हम बात करते हैं संघ एवं क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो उसमें अनुच्छेद फर्स्ट बेहद जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे एक चर्चा है कि संघ का चर्चा है। तो यहाँ पे कहा गया अनुच्छेद 1 में कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है, ये भी बोला गया। तो भारत एक राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो अनुच्छेद 1 में, और उसी में बोला गया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, उसमें लिखा गया, ठीक, अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। तो बारीकी से एकदम पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद को और इसी वीडियो में याद करने का प्रयास करिएगा। एकदम बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम लोग याद कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहला में कहा देखे आप लोग कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है, समूह नहीं है, ग्रुप नहीं है, वो संगठन नहीं है, संघ है। ये क्वेश्चन आते हैं, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, क्लियर। फिर अनुच्छेद 2 में पढ़ते हैं नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, मतलब कि कितने भी नए राज्य का अगर प्रवेश भारत में होने, जैसे वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में अगर कोई दूसरे जगह से, मतलब कोई दूसरे देश से कोई नया राज्य इसमें मिला है, जैसे कि पाकिस्तान का कोई राज्य छीन के भारत में मिला लेंगे हम, तो वो कहाँ पे हमको परिवर्तन करना पड़ेगा? किस अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि नए राज्यों का प्रवेश हुआ है, कोई नया राज्य मिला है, कहाँ से? दूसरे देश से। अपना राज्य में परिवर्तन नहीं किए, जो है सो है, हम नए राज्य को बढ़ाए हैं दूसरे देश से लेके, तो उसमें परिवर्तन किस अनुच्छेद में होगा? दूसरे अनुच्छेद में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। तो नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में कहा गया और सेम बात 3 में भी कहा गया, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि नए और पुराने राज्यों का नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, मतलब कि नए राज्यों का नाम, जैसे नया राज्य आप उससे लाए तो उसका नाम क्या होगा, सीमा कितना होगा, कितना उसका क्षेत्र होगा, उसका परिवर्तन। और वर्तमान के जितने राज्य हैं, जैसे 28 राज्य हैं, और इसी में हम एक राज्य को फिर से बांट दें अपने देश में, जैसे तेलंगाना को आप याद करिए 2 जून 2014 को बटा, तो वो फिर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश राज्य था, उससे अलग होकर तेलंगाना बटा। तो किस अनुच्छेद के तहत बटा? 2 के तहत नहीं, 3 के तहत, क्योंकि अपने राज्यों को हम बांट के फिर नया राज्य बनाए, है ना। तो वो 3 में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो नए पुराने राज्य का नाम, क्षेत्र परिवर्तन जो भी होगा वो 3 के तहत होगा, और नया राज्य मतलब दूसरे देश से हम किसी को लेंगे, अपनाएंगे, तो वो दूसरे में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सब बात? चलिए, तो ये 3 अनुच्छेद भाग 1 से संबंधित थे, तो इसको हमने क्लियर कर लिया, आप लोग को याद हो गया होगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों आते हैं, इसलिए इसको लिखे थे। चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 2 नागरिकता 5 से 11 तक। मतलब कि 5 से 11 तक के जितने में अनुच्छेद हैं उसको नागरिकता में रखा गया और नागरिकता को भाग 2 में रखा गया। तो हम भाग वाले जो टॉपिक पढ़े थे तो उसमें हमने भाग को क्लियर किया था कि भाग का जो इसको याद भी हम लोग किए थे कि नाग का नाग पकड़ेंगे और 2 जो है नाग के जैसा लगता है तो भाग 2 में नागरिकता हो जाएगा। वो तो ट्रिक हम बताए थे उसमें याद करने को। तो यहाँ पे क्या देखें कि 5 से लेके 11 के जितने अनुच्छेद हैं नागरिकता संबंधित है, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए पढ़ना भी नहीं है हम लोग को। तो ये हो गया भाग 2 5 से 11 तक। भाग 3 में हम लोग देखेंगे मूल अधिकार पर चर्चा है, और इसको हम लोग इसलिए लिखे हैं ये दोनों टॉपिक को क्योंकि इस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। एक नागरिकता पे हम वीडियो बनाएंगे अलग से स्पेशल वीडियो, एक मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार पे वीडियो बनाएंगे अलग से। तो इसलिए दोनों को चर्चा की है और इस पे 5 से लेके 11 तक के अनुच्छेद हैं, आपको यही याद रखना है। और भाग 3 में मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद को भाग 3 में रखा गया। तो आपको बताया कि ये भाग जो है बैग है और ये जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक की क्या है, वस्तु है। तो 12 से लेके 35 तक के वस्तुओं को भाग 3 में रख दिया गया है, जिसका संबंध मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अगर ऐसे कहा जाए तो अनुच्छेद 14 भी इंपॉर्टेंट है, 15 भी है, 16 भी है। समानता का अधिकार है, विधि के समझ समानता दिया गया है। उसके बाद 15 में है कि उसमें धर्म जाति लिंग समाज के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस तरह का है। और तो उसमें उतना नहीं पढ़ना, वो कभी कभी पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। देखिए 17 जो अनुच्छेद है यहाँ पे 17 नंबर का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये क्या है? तो छुआछूत का अंत। जैसे हम लोग बहुत सारे समाज में हमारे कुरीतियाँ चलती आ रही है, पहले भी चलती थी कि छुआछूत वगैरह, तो उसका अंत होना चाहिए, उससे थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें छुआछूत नहीं होना चाहिए, उसी को हम अस्पृश्यता बोलते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिया क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछता है, क्योंकि अस्पृश्यता में लोग कंफ्यूज करते हैं। तो अस्पृश्यता 17 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 17 में कहा गया। ये क्लियर हो गया। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है? सबसे पहले रिवीजन करिए, आप बताइए कि 1 में क्या है। 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक। 2 में क्या था? नए राज्यों का परिवेश स्थापना, मतलब किसी दूसरे देश से लेंगे हम, एडॉप्ट करेंगे तो उसका क्या होगा रीति रिवाज, उसका मतलब क्या क्षेत्रफल होगा, उसका क्या नियम कानून होगा, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत। और आपको बता दें कि ये सभी अनुच्छेद जो हैं इसमें परिवर्तन करने का अलाव किसको होता है? तो संसद को प्राप्त होता है। आप लोग जानते होंगे संसद ही किसी नए देश या नए राज्य को स्थापित करती है, उसके नए नियमों को लगाती है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। नए पूरा राज्य का नाम सीमा क्षेत्र परिवर्तन संसद के द्वारा ही, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा किया जाता है। वो हो गया। फिर भाग 2 में हम लोग नागरिकता देख लिए, भाग 3 में मूल अधिकार देख लिए। 17 में क्या देखे? अस्पृश्यता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता। याद हो रहा है? 18 में है उपाधियों का अंत। बहुत सारी उपाधियां आप लोग पहले देखते होंगे, किसी को मिलता था वातापी कोंड की उपाधि, किसी को मिलता था महाराजा धीराज की उपाधि, इतिहास में आप पढ़ते होंगे। तो वो सब उपाधि का अंत कर दिया गया। राय बहादुर की उपाधि है ना, तो ये सब उपाधि को जो है अंत कर दिया गया है। ये सब उपाधि कोई नहीं ले सकता, नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे। और ये अपवाद है, मतलब सेना में लोग लगा सकते हैं, जैसे ब्रिगेडियर हो गया, गवर्नर हो गया, तो इस सब तरह के लगाते हैं। उसमें कर्नल हो गया, तो इस सब तरह के लगाते हैं, उसमें सेना में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आदमी कोई भी उपाधि नहीं देगा, उसको लगा नहीं सकता। आप बोल सकते हैं किसी को, लेकिन वो लगा नहीं सकते, सर्टिफिकेट पे नहीं लग सकता, ठीक है। तो उपाधियों का अंत यहाँ पे किस पे है? 18 में। 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत हो गया। क्लियर हो रहा है सब बात? अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 29। 17, 18 और 29। 29 में क्या है? 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसके बीच में भी है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना नहीं है। जैसे कि आप इसमें 21 में पढ़ सकते हैं प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे जब हम बारीकी से अनुच्छेद को पढ़ाएंगे तो उसमें हम जरूर इसको कवर करेंगे, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बेसिक अनुच्छेद पे, इसको आप लोग को याद रहना चाहिए एकदम जुबान पर। फिर यहाँ पे क्या हो गया? अनुच्छेद 29 में हम लोग क्या देखें? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मतलब जितने भी अल्पसंख्यक है उसके हित के लिए जो संरक्षण होना चाहिए, उसका अनुच्छेद कौन सा है? और ये बता दें कि काफ़ी लो लेवल एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, ये तो सभी को याद नहीं भी होगा। ये बिहार पुलिस में एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 से। तो इसको याद करिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से प्रश्न, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं हम लोग को अनुच्छेद 50। 29 के बाद 50 में देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 17, 18, 29 जो आप देखिए किसके बीच में आता है? तो ये मूल अधिकार के बीच में आता है, क्योंकि आपको हम बताए थे अभी कि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक का है। 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद, तो ये 17 हो गया, 18 हो गया, 29 तक का तो मूल अधिकार। और ये जो 50 आप देख रहे हैं, तो ये किस में आ गया?
ये आपको आ गया। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व में, राज्य का नीति निदेशक तत्व का कितना अनुच्छेद है, तो उसको 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। तो 36 से 51 के बीच में ही 50 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो भाग में आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति, और जितने भी जज वगैरह हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वो दोनों के बीच में जो पृथक्करण है, दोनों का काम जो अलग अलग है, उसी का चर्चा बहुत डिटेल से जो है 50 अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 50 में क्या किया गया है, बांट दिया गया, 50-50 कर दिया गया। किसको, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। ठीक है, तो कार्यपालिका के वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होते हैं और कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो उन दोनों और ये सुप्रीम कोर्ट जैसे कि न्यायपालिका के बीच में जो पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 50 के तहत दोनों को बांट दिया गया। याद हो गया आप लोग को। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 51 का क में। 51 का क को अलग ही रखा गया है, 4 के क में रखा गया है, भाग 4 के क में, जिसको लिया गया था सोवियत संघ रूस से लिया गया था। तो अनुच्छेद 51 का क में है मूल कर्तव्य का चर्चा। ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य का चर्चा, मतलब कि अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य क्या, एक नॉर्मल इंसान का मूल कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए, उसका चर्चा किया गया है 51 के क में। तो कर्तव्य का क पकड़िएगा और 51 का क में मूल कर्तव्य का चर्चा है। यहाँ तक के अनुच्छेद आपको क्लियर हो गए, याद हो गया आपको सभी अनुच्छेद 1, 2, 3 और यहाँ पे 17, 18, 29 सब याद हो गए। अगर नहीं याद होंगे तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो देखने में तो उतना भार पड़ता नहीं है, तो आराम से आप 1-2 बार देख लीजिएगा और ये अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। काफ़ी ईजी होता है याद करना, एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा आपको। फिर अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद का। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। यहाँ पे राष्ट्रपति का चर्चा कितने में अनुच्छेद में किया गया है, 52 से लेकर 61 तक में किया गया है। और हम वीडियो बना भी चुके हैं राष्ट्रपति का जितना भी अनुच्छेद है 52 से लेकर 61 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उस पर मैंने वीडियो बनाया है और सभी अनुच्छेद को हम ट्रिक से याद किए थे। एक ट्रिक भी आपको दिए थे हम कि पकानी कोका दुयो दसम, ये ट्रिक है, आप हो सकता है नया लग रहा होगा, वीडियो देखिएगा तो ये ट्रिक पुराना हो जाएगा। ठीक है, बना दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर उसको खोज सकते हैं, या अंत में हम या डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक भी उसका दे देंगे। तो राष्ट्रपति संबंधित यहाँ पे 3 अनुच्छेद जो बराबर पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 52 में, हम सीरियली चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे सीरियली चल रहे हैं हम। अनुच्छेद 52 में जो है पद की चर्चा है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया। शुरुआत ही हुआ 52 से लेकर 61 तक में, तो 52 में ही जो है पद की चर्चा की गई है और पद की चर्चा अनुच्छेद की 52 में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगला अनुच्छेद, तो याद हो गया आपको ये अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया, तो कार्यपालिका शक्ति, मतलब पद मिल गया तो अब कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है वो बता दो हमको। राष्ट्रपति बोले कि हमको 52 के तहत पद दे दिया, तो 53 के तहत हमको बता दो कि कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है, मेरे में नहीं थे वो हमको समझा दो। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत है, 53 के तहत। 52 में पद, 53 में कार्यपालिका। और यहाँ पे फिर देखते हैं एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है जो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब कि राष्ट्रपति को हटाया किस अनुच्छेद के तहत जाता है, तो महाभियोग लगा के हटाया जाता है राष्ट्रपति को, आप लोग जानते होंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है, तो अनुच्छेद 61। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये 61, ये एग्जाम में आपको दिखते भी होंगे। जितने भी अनुच्छेद हैं बताना नहीं पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो महाभियोग देख लिया आप लोग, 61 के तहत लग गया। तो राष्ट्रपति से ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, बेसिक। और भी है जो आप हम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, तो इसका अनुच्छेद क्या है, 63 से लेकर 71 तक में इसका चर्चा किया गया है। और इससे मात्र 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, सभी नहीं याद रखने हैं। आप चाहें तो बुक से जाके सभी अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है, यहाँ पे दिया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि इसका एक पद होगा, किसका, उपराष्ट्रपति का पद का चर्चा, मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। इसका चर्चा अनुच्छेद 63 में किया गया है। और हम देखेंगे उसके बाद अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी उपराष्ट्रपति होंगे। आप लोग जानते होंगे जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति, मतलब उस समय के जो भी वर्तमान उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 64 में किया गया है। और इसी के द्वारा उनको वेतन भी दिया जाता है। उनको वेतन उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता, राज्यसभा के पदेन सभापति के लिए उनको वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को। क्लियर, तो सभापति के रूप में अनुच्छेद 64 के तहत रहते हैं। 63 में पद, 64 में राज्यसभा के सभापति, दोनों तो पद ही है, अपना उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के पदेन सभापति का पद, तो दोनों में पद, मतलब 63 और 64 में। क्लियर हो रहा है।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 72 पे हम लोग ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 72 क्या है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि भारत में कोई भी मतलब अपराधी अगर अपराध करता है, तो कोई भी बड़ा अपराध है, छोटा अपराध है, किसी भी तरह का अपराध है, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो क्षमादान से दे सकते हैं। तो इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति पे एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप पॉलिटी का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे से जितनी भी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की क्षमादान से संबंधित, वो सारे पे मैंने अच्छे से चर्चा किया है, वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? 71, 72, 73, 74 किससे है? 72 से है। क्लियर हो गया। क्षमादान दे सकते हैं, किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। फिर देखते हैं अनुच्छेद 74, 75, 72 देख लिए। अब 74, 75 का अनुच्छेद एकदम सेम है, इसको याद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद होता है, तो उनके लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया था। राष्ट्रपति सारे काम अपने तो नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया था, मंत्री का एक समूह बनाया जाता है, और जिसका हेड किसको बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। तो उसी का चर्चा जो है अनुच्छेद 74 से 75 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद का गठन होगा, और उस मंत्री परिषद के प्रधान कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे, जो किसके लिए काम करेंगे? राष्ट्रपति के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है, लेकिन नाम मात्र के कौन है? राष्ट्रपति है। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। तो 74, 75 में क्या है? 74 और 75 में क्या है? तो मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है, और मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, याद हो गया आप लोग को। चलिए ये दोनों को एक साथ याद करिएगा। जब भी देखिए याद करने का अगर बात आता है, तो किसी भी चीज को आप रिलेट करके जब याद करते हैं तो याद रह जाएगा। जैसे कि आप ये 3 अनुच्छेद को अगर अलग से याद करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन एक साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तीनों एक से संबंधित, मतलब संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये दोनों तो हो गए, फिर यहाँ से ये तीनों को आप एक साथ कर लीजिएगा, क्योंकि 17, 18, 19, 50 किसके बीच में है? तो राज्य के ये 29 तक किसके बीच में है? तो ये है मूल अधिकार के बीच में। फिर ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच में। तो इस तरह से आप जब पढ़ते हैं तो याद हो जाता है, और 2-3 बार देख लेते हैं तो एकदम कंठस्थ हो जाता है सभी चीज। तो यहाँ पे हम लोग बात कर ले कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का 74, 75 हो गया। अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद, जो कि ये तीनों आपको साथ में याद रखने हैं। ये 3 अनुच्छेद है, तीनों को साथ में याद रखते हैं, और इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया है। पॉलिटी में ये सब बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और बहुत ही ज़्यादा ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना जरूरी है, लोकसभा के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सब पे एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ से देख के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं 79 अनुच्छेद का। 74, 75 देख लिए। 79 पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम संसद का चर्चा है। भारत में एक संसद होगा, जिसमें लोकसभा 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा सदन होगा, और उसका अंग कितने होंगे? तो 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जानते होंगे आप लोग, और बता भी दिए, वहाँ से देख लीजिएगा। तो 79 में छोटा से लेके बड़ा चलेंगे, ठीक है। 79 में संसद का चर्चा है। 80 में क्या है? राज्यसभा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा संसद है तो पूरा घर है, और उसमें सबसे बड़ा सदन कौन है? तो राज्यसभा सबसे बड़ा सदन है, मतलब पहला सदन भी कह सकते हैं। और इसके बाद 81 में कह सकते हैं लोकसभा है, तो इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। तो 79 में संसद है, और 80 में राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। 79 में क्या है? संसद, पूरा घर। 80 में क्या है? राज्यसभा है। 81 में क्या है? लोकसभा है। याद हो गया? तीनों को एक साथ याद करिएगा, अलग अलग मत याद करिएगा इसको। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 93 में, 93 में। आर्टिकल 93 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 93 के तहत इसी लोकसभा के एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे, जिसका चर्चा किस अनुच्छेद में है ये भी पूछा गया है। दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था, और ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मतलब कि अनुच्छेद 93 का संबंध किससे है? तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, अध्यक्ष का पद होता है, उसका चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। एकदम याद रखिएगा इसको, और ये भी तीनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक कंफर्म हो गया आप लोग को, पूरा याद हो गया। अनुच्छेद 52, 53, 61, 63 भी याद हो गया, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और 64 में राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, ये भी याद हो गया। और अनुच्छेद 72 को आप लोग याद रखिएगा, इसके तहत राष्ट्रपति किसी को क्षमा दान प्रदान करते हैं, किसी अपराधी को। अब हम लोग आगे आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद बच गए हैं, और यहाँ से याद करना बेहद जरूरी है आप लोग के लिए। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में हम देखते हैं बराबर ये सारे प्रश्न एग्जाम में एकदम आते हैं। तो अनुच्छेद 108 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 108 में कहा गया है संयुक्त बैठक के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख लिए 93, और अनुच्छेद 108 के बारे में कहा गया है संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन भी इसको हम बोल सकते हैं।
संयुक्त अधिवेशन, किसका संयुक्त अधिवेशन? तो संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो उसका चर्चा कहाँ पे है? 108 अनुच्छेद में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसका चर्चा 108 अनुच्छेद में किया गया। तो इसको याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन 108 अनुच्छेद में किया गया। और लोग बात करते हैं जब संयुक्त अधिवेशन बुला लिए तो वहाँ पे धन विधेयक का भी कुछ बात कर लेंगे। तो धन विधेयक का संबंध 110 से है। 108 में संयुक्त अधिवेशन देख लिए, 110 में धन विधेयक का संबंध है। तो धन विधेयक है कि नहीं, कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे वो तो बाद में हम पढ़ लेंगे और पढ़ भी चुके हैं उसको लोकसभा में हम। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक का चर्चा है। धन विधेयक काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इसको याद करना आप लोग के लिए जरूरी है। 110 जब हम बोलेंगे तो आपको धन विधेयक साथ में रख देना है। 110 धन विधेयक। और जस्ट 112 में देखेंगे, 111 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 112 में हम क्या देखेंगे? बजट। ये बजट का चर्चा तो कहीं पे संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम बजट के बारे में बोले तो इसको संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पर लिखा गया है। इसका नाम क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी आ जाए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइए कि 112 में तो बजट है। बजट को ही संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से लिखा गया है, ऐसे हम लोग उसको बजट के नाम से जानते हैं। इसका संबंध 112 अनुच्छेद से है। 112 में क्या है? बजट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 117 में क्या है? तो ये सभी याद हो रहे हैं आप लोग को? बताइए 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। 108 में क्या है? 108 माला होता है ना, 108 माला जो होता है वो हम लोग गिनते रहते हैं 108 बार, तो पूरा संयुक्त होता है, पूरा मिला हुआ रहता है माला, तो संयुक्त अधिवेशन वहाँ से कर लीजिएगा आप लोग। फिर 110 में जो है धन विधेयक, 110 रुपया जब हम देंगे तो वो धन रहेगा। 110 किसी को चंदा देते होंगे, चाहे किसी को कुछ भी इस तरह का गिफ्ट, तो 110 रुपया याद रखिएगा। धन विधेयक संबंधित है, 110 रुपया याद रखिएगा, तो धन अपने आप हो जाएगा वो। फिर 112 में देखेंगे जस्ट बजट कर देंगे। बजट का मतलब एक बैग में वो पूरा फाइल बंद होता है, उसी के द्वारा जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है, तो बजट बैग होता है। तो 112 अनुच्छेद में क्या है? बजट का चर्चा है। और अनुच्छेद 117 में क्या चीज का चर्चा है? तो वित्त विधेयक। यहाँ धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर समझिएगा। सबसे पहले धन आएगा तब वित्त आएगा। वित्त भी एक प्रकार का धन ही होता है, लेकिन वित्त विधेयक का चर्चा 117 में और धन विधेयक का चर्चा 110 में। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं वित्त विधेयक और धन विधेयक में। तो वित्त विधेयक 117 में और धन विधेयक 110 में। अगला जो अनुच्छेद है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है और यहाँ पे देखिएगा क्या है, वो है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में क्या है? अध्यादेश। तो राष्ट्रपति जब मतलब सत्रावसान का काल चलता है, मतलब सत्र एकदम शून्य चलता है, कहीं भी वहाँ पे सत्र नहीं चल रहा होता है संसद का, न लोकसभा का न राज्यसभा का, और ऐसा स्थिति आ जाता है भारत में कि उस समय किसी भी कानून को पारित करना बहुत बेहद जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश पारित किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक ऑर्डिनेंस पारित किया जाता है। इसको हम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, एक तरह का ऑर्डर देते हैं राष्ट्रपति कि चलो इस कानून को भी जस्ट लागू करो, क्योंकि कानून जितने भी बनाए जाते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन संसद का अगर कार्य बंद है, मतलब अभी एकदम स्थगन कार्य पे है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति को पावर है कि वो अपने तरफ से एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं। उसी ऑर्डर का जो है अनुच्छेद बनाया गया है। किसी भी संविधान में संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं वो किसी फैसले को ऐसे नहीं ले लेते हैं, जिसका वर्णन संविधान में होता है तभी वो फैसले को ले पाते हैं। ठीक है, उसका संविधान में अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लागू, मतलब इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर जब देंगे राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत, मतलब कि जैसे ही 1, 2, 3 ऑर्डर पारित, ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि 1, 2, 3 ऑर्डर दे दिए। कौन दिए? राष्ट्रपति दिए, मतलब अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मतलब मेरे द्वारा दिया गया आदेश है, अध्यादेश है, इसको जारी करो, कानून को लागू करो। तो कितना आसान है याद करना, 1, 2, 3 अध्यादेश लागू। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 124 के बारे में। तो अनुच्छेद 124 में जब हम बात कर ले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में सिर्फ यही अनुच्छेद नहीं है, 124 से लेकर के 147 तक के अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। सभी को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि परीक्षा में नहीं आते हैं, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो परीक्षा पास करवा दे, सिर्फ वही अनुच्छेद को हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ पे अनुच्छेद जब 124 पढ़ते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है हमारा भारत का, आप जानते होंगे दिल्ली में है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो बात कहा गया है कि उसका एक गठन होगा, उसका स्थापना किया जाएगा भारत में, तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 जब भी होगा तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बात आएगा, वहाँ पे न्यायपालिका का बात आएगा, सबसे उच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का बात आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्थापित किया गया है अनुच्छेद 124 के तहत, उसका स्थापना या उसका गठन किया गया है। याद हो गया आप लोग को? अब बात कर लेते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद से संबंधित कुछ और अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे 129 अनुच्छेद को जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे दिया गया है एक अभिलेख न्यायालय, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये एग्जाम, ये बीपीएससी के एग्जाम में आया है,
ये बीपीएससी के पीसीएस के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 129 अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो अभिलेख न्यायालय से। तो अभिलेख न्यायालय क्या होता है? मतलब अभिलेख न्यायालय ये सुप्रीम कोर्ट को माना गया है अभिलेख न्यायालय। मतलब सुप्रीम कोर्ट जिस भी तरह के फैसले पर, जिस भी तरह के कानून पर अपना फैसला सुनाती है, मतलब जिस भी तरह का वहाँ पे कोई मुकदमा दायर हुआ और वो अपना फैसला उस पर सुना दी, तो अगर वही सेम मुकदमा अगर राज्य में चल रहा है, किसी दूसरे स्टेट में चल रहा है, सेम मुकदमा है, तो वहाँ पे उसका सहायता लेकर के, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसका सहायता लेकर के राज्य सरकार भी उसका जो है फैसला उसी के अनुसार सुना सकती है। इसीलिए अभिलेख न्यायालय उसको कहा जाता है। मतलब कि उसका कॉपी कर सकती है राज्य सरकार, जो फैसला वो सुनाया है इसको ये भी उसी तरह से वो फैसला को लागू कर सकती है। इसलिए अभिलेख न्यायालय कहा गया है, मतलब कि उसको एक मान लिया गया है, आधार मान के कोई फैसला राज्य सरकार सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट को आधार मान करके। ठीक है, समझ गए? तो ये अभिलेख न्यायालय, क्योंकि ये शब्द ही सब नहीं समझते हैं इसलिए एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि अभिलेख न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 129 से है, जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। 129 क्या है? अभिलेख न्यायालय। 137 पे हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 137 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आता है न्यायिक पुनरावलोकन। ये भी संबंधित है किससे? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, ये सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो अपने दिए गए फैसले पर न्यायिक पुनरावलोकन भी कर सकते हैं, मतलब फिर से उस पर विचार कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरह का फैसला वो दे दिए तो उसमें फिर से विचार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो यहाँ पे वो शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 137 अनुच्छेद के तहत वो उनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हो। तो याद रखिएगा ये भी अनुच्छेद जो है बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी अनुच्छेद जितने भी यहाँ लिखे हुए ये सब आपको याद होना चाहिए, सभी में है लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन ध्यान हो गया। और इसके बीच आप एक और अनुच्छेद याद रख सकते हैं, 143 अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। तो सलाह यहाँ पे दे सकता है राष्ट्रपति को, कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ये सलाह मानने पर बाध्य नहीं है। मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे दिए राष्ट्रपति को कि आप ऐसा काम करिए तो वो मानेंगे ही नहीं, वो अपना मन मर्जी है, मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन अनुच्छेद 143 के संबंध में 143 ऐसा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। क्लियर, याद हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग ऐसे अनुच्छेद के बारे में जो 148 से लेकर 151 तक है, जो कैग के बारे में है, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, जिसको हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कैग का एक पूरा अनुच्छेद है जो 148 से लेकर 151 तक है। 148 में कैग का मतलब वहाँ पे उसकी पद की चर्चा की गई है। तो यह पूछता है कि कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो है पद की चर्चा किस में है? तो 148 में है। तो आपको ये याद रखना है 148। 148 में क्या है? कैग का चर्चा किया गया है और पूरे और उसका अनुच्छेद क्या है? 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में ही चर्चा है। तो आपने क्या देखा कि 1 से लेकर के 150 के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते थे याद करने लायक और बेसिक तौर पे, उसको हम लोग ने याद किया इसी वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप लोग को याद हो गए होंगे। तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम बात करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा 1 से लेके 150, मतलब 150 ऐसे अनुच्छेद, 150 के बीच में ऐसे अनुच्छेद को देखा जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपको याद होना चाहिए, आप नोट्स में इसको लिख लीजिए और हमेशा उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप जितने भी एग्जाम आगे देंगे उसमें यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वीडियो, और भी वीडियो हम अनुच्छेद पे लाते रहेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण टाइप का वीडियो होगा हम आपके पास जरूर लाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आया होगा। तो अब चलिए आप लोग को हम लिंक दे देते हैं वो वीडियो का। तो सीधा एक लिंक देते हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो ऊपर जो एक लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक दिया हुआ रहता है। तो ऊपर जो ये लिंक आ रहा है ये पॉलिटी का लिंक है, ठीक है। पॉलिटी का पूरा पॉलिटी इसमें शुरू से दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को इसमें ऐड किया गया है। इसको जरूर आप लोग देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग को जानकारी मिलेगी और बेसिक एक समझ आप लोग का बेहतर बनते जाएगा। अगर आप लोग को मेरा ये पढ़ाना पसंद आता है, बताना पसंद आता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, ताकि इस टाइप का वीडियो जो भी हम लाइव पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो आए तो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।